हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज का वीडियो बहुत खास है आपके लिए। यह 10th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो बन रहा है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का कहानी खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले आपको मैं वो सूत्र बता देना चाहता हूं जिसकी यहां पर आवश्यकता है। तो अगर एक बात आप सीख जाओ, द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, अगर इस बात को आप सीख जाइए तो आपका एक्सरसाइज 4.2 में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। हालांकि ये ऐसा एक टॉपिक है जिसको आपने 9th क्लास में ही पढ़ लिया है, लेकिन बाय द वे आप भूल गए हो तो हम उसको याद करवाते हैं। आइए, द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे ज्ञात करें। तो x² + 15 x + 26 हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ x का पावर 2 है, इसीलिए यह द्विघात बहुपद है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों, क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। x² + 15 x + 26 यह एक द्विघात बहुपद है। इसका हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे, इसको हम लोग फैक्टराइज करना सीखेंगे। अगर इसका हम फैक्टराइजेशन सीख लिए तो फिर तो एक्सरसाइज 4.2 का कहानी खत्म हो जाएगा। आइए तो शुरू करते हैं। x² + 15 x + 26 इसमें क्या करते हैं? पहला पद में अंतिम पद से गुना करते हैं। ध्यान दो बच्चों, पहला पद में अंतिम पद से गुना करते हैं। तो पहला पद है x², अंतिम पद है 26, गुना करोगे तो 26x²। कितना समझ में आया? पहला पद में तीसरा पद से गुना कर लो, राइट। जो आया उसको लिख लो रफ में या दिमाग में। आगे बढ़ो, बीचला पद या अच्छा नहीं लगता है मध्य पद बोल लो। मध्य पद है आपका 15x। 15x को आपको 2 पार्ट करना है। 15x को कितना पार्ट करना है? आपको 2 पार्ट करना है प्यारे बच्चों, 2 पार्ट। तो हम समझते हैं कि इसको ऐसा लिख दो 13x और 2x। जब आप 13x में 2x जोड़ोगे तो वापिस आपको 15x मिल जाएगा, और जब 13x में 2x से गुना करोगे तो 13 दूना 26x² पुर जाएगा, जो कि पहला पद और तीसरा पद के गुणनफल के बराबर है। ठीक प्यारे बच्चों, यही इतना काम आपको दिमाग में रखना है, और इस तरह से आप द्विघात बहुपद के गुणनखंड आराम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो इसको करके दिखाते हैं। x² अपने जगह पर उतार दिया, 15x को मैं क्या लिखने वाला हूं? 13x + 2x एंड 26 अपने जगह पर। चलिए फटाफट कॉमन लेते हैं, x² और 13x। x² और 13x में से क्या कॉमन हो जाएगा? तो मैं समझता हूं कि x कॉमन हो जाएगा। तो x² में x कॉमन लोगे, x बचेगा। 13x में x कॉमन लोगे तो 13 बचेगा। चलिए इसको मिटाते हैं। अब 2x और 26 में से आपको कॉमन लेना है। 2x और 26 में से क्या आप कॉमन ले सकते हैं? कौन सा संख्या दोनों में शामिल है? तो 2 है, कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लोगे x बचेगा, और 26 में से 2 कॉमन लोगे तो 13 बचेगा, क्योंकि 13 गुना 2 बराबर क्या होता है बच्चों? 26 होता है। अब आप इसको भी मिटा दो, अच्छा नहीं लगता है। चलो, अब आपको पूरे में से कॉमन लेना है। क्या करोगे? x + 13 यहाँ भी है, x + 13 यहाँ भी है, तो आप x + 13 टोटल में से कॉमन ले लो। यहाँ पे x बच गया प्यारे बच्चों, और यहाँ पे 2 बच गया। यही आपका आंसर हो गया है। अगर इस ब्रैकेट में इस ब्रैकेट से गुना करोगे तो आपको फिर से मिल जाएगा x² + 15 x + 26। इस तरह से बहुपद का गुणनखंड ज्ञात किया जाता है, द्विघात बहुपद का फैक्टराइज किया जाता है। इसी बात की जरूरत आपको आएगी 4.2 के प्रत्येक क्वेश्चन में। बहुपद को गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है मैंने आपको अच्छा से सिखाया, चूंकि रिवाइज कराया। आप तो 9th में इसको पढ़े ही थे। कुछ बच्चों को तो, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो तो याद रखते हैं, लेकिन सारे बच्चे स्मार्ट नहीं होते हैं। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसको दोबारा से बता दूं। तो बस कुछ नहीं करना है, मध्य पद को 2 भाग में सोच समझ कर ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब सीधा लेकर चलते हैं एक्सरसाइज पर। वहां हम एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। आप उसको समझिए, वीडियो को अंत तक देखिए, और एकदम एक ही वीडियो में पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी।
गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करें। फर्स्ट का फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। चलिए सोल्यूशन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बतलाया कि किस तरह से बहुपद का गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। बस मध्य पद को सोच समझ कर दो भागों में तोड़ना है बच्चों। तो मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, अब माइनस में 3x को हम लिख सकते हैं प्लस में 2x एंड माइनस में 5x। सोच लो, अगर 2x में 5x घटेगा तो माइनस 3x आ जाएगा। और इधर देख लीजिए, अगर 2x में माइनस 5x से गुना करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 पचे 10, x गुना एक्स स्क्वायर। बस इतना ही बात को तो ध्यान रखना है। अब देख लीजिए, प्रथम पद में अंतिम पद से भी गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर में माइनस 10 से गुना करेंगे तो आपको माइनस 10 एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो बस इतना ही सब बात का ध्यान रखना है। ये माइनस में 10 लिख दीजिए और बराबर के बाद क्या है, 0। अब एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या कॉमन होगा, एक्स कॉमन होगा तो एक्स स्क्वायर में एक्स बच जाएगा और 2x में से एक्स कॉमन हुआ तो 2 बच जाएगा। माइनस 5x माइनस 10 में से माइनस 5 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर x बच जाएगा। और माइनस 10 में से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो प्लस में 2 बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10 और इक्वल टू 0। अब आपको पूरे में से कॉमन लेना है तो पूरा में से क्या कॉमन होगा, यहाँ भी x प्लस 2 मिलता है, यहाँ भी x प्लस 2 मिलता है तो आप बड़े प्यार से x प्लस 2 कॉमन ले लो। अब आपके पास बच गया, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे माइनस 5 बच गया इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो कंडीशन है। देखिए, अगर आपको कोई कहता है कि a इंटू बी बराबर 0 तो a इंटू बी बराबर 0 तो इसका मतलब ये हुआ कि a और b में कम से कम एक संख्या तो जरूर 0 होगा। a 0 होगा, या तो b 0 होगा। दोनों में से कोई एक संख्या तो 0 होगा जरूर, क्योंकि 0 में कोई संख्या से गुना करते हैं तो 0 होगा। तो यहाँ पर x प्लस 2 गुना x माइनस 5 बराबर 0। इसका मतलब ये कि या तो x प्लस 2 0 के बराबर होगा, या तो x प्लस 2 0 के बराबर होगा। अगर x प्लस 2 0 के बराबर होगा तो x होगा प्लस 2 तो उधर जाकर माइनस 2। यदि ऐसा हुआ कि x माइनस 5 0 के बराबर हुआ, यदि x माइनस 5 0 के बराबर हुआ, इसका मतलब तो ये होगा कि ये माइनस 5 उधर जाकर प्लस 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको x का प्यारे बच्चों मान मिल गया है। x का मान माइनस में 2,5। अब मैं इसका टेस्ट बता देता हूं, आप कैसे जानोगे कि मेरा आंसर सही आया है। तो देखिए, आपका जो द्विघात समीकरण है प्यारे बच्चों वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। आप इसको नोट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें x के जगह माइनस 2 डालिएगा फिर भी 0 आना चाहिए, 5 डालिएगा फिर भी 0 आना चाहिए। चलिए तो हम माइनस 2 डाल के चेक कर देते हैं। माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना माइनस 2 और माइनस 10 बराबर 0। चलिए, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा, माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ भी 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस 10 इक्वल टू 0। 4 जोड़ 6 वेरी सिंपल 10 हो जाएगा। अब माइनस 10 पहले से है बराबर 0। अब भैया 10 में 10 घटेगा तो 0 बराबर 0, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया कि मैथ सही बना है। इसी तरह से आप चाहें तो आप 5 डालकर x के जगह 5 डालकर भी 0 प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काम मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है प्यारे बच्चे। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बुआ जी। हाँ, एक्सरसाइज चल रहा है 4.2, ठीक ना। फर्स्ट का सेकंड, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, इसको गुणनखंड विधि से सोल्व करना है। प्रथम पद में तृतीय पद से गुना करिए, 2x स्क्वायर में माइनस 6 से, तो प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 x स्क्वायर। चलिए ये आ गया।
अब हम मध्य पद को लिखते हैं। मध्य पद है x, x को लिखा, x को क्या करना है, दो भागों में बांटना है। तो मैंने लिख दिया प्लस में 4x माइनस में 3x। चूंकि 4x में 3x घटेगा तो प्लस में x वापिस आ जाएगा। अब 4x में माइनस 3x से गुना कर लीजिए, तो प्लस गुना माइनस माइनस, 4 तिहाई 12, x गुना x स्क्वायर। देखिए यहाँ भी आपको माइनस 12x स्क्वायर आया और ऊपर भी माइनस 12x स्क्वायर आ चुका है। इसका मतलब x को हम ऐसे लिखेंगे, प्लस में 4x और माइनस में 3x। बस मध्य पद को दो भागों में तोड़ना है अच्छे से, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो प्यारे बच्चों, तो सॉल्यूशन देख लो फटाफट। आपका प्रश्न है ना 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर सेम टू सेम आ गया है। प्लस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस में 4x माइनस में 3x लिख दो। प्लस में 4x माइनस में 3x एंड माइनस 6 तो पहले से है, इसको उतारिए, बराबर के बाद क्या हो गया 0। ये तो आपका रफ वर्क है। चलिए अब 2x स्क्वायर और 4x में से कॉमन लेना है, तो 2 और 4 में से तो 2 कॉमन होगा, x स्क्वायर और x में x कॉमन होगा। अब x स्क्वायर में x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, x तो कॉमन हो चुका है, बात खत्म। माइनस 3x और माइनस 6 में से माइनस 3 कॉमन होगा तो यहाँ x बच जाएगा, और माइनस 6 में माइनस 3 कॉमन लेंगे तो प्लस में 2 बचेगा, बराबर के बाद 0। अब x प्लस 2 टोटल में से कॉमन मिल रहा है, तो आप x प्लस 2 को कॉमन ले लो, और इधर में बच रहा है आपका ना 2x, इधर बच रहा है माइनस में 3 इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है। जब x प्लस 2 0 के बराबर होगा, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 2 बराबर के बाद गया तो माइनस 2 हो गया। या जब 2x माइनस 3 0 के बराबर होगा तो 2x माइनस 3 का प्लस 3 हो जाएगा, और x के साथ 2 इंटू में है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया x का वैल्यू माइनस में 2, 3/2। हमेशा याद रखिएगा किसी भी द्विघात समीकरण के दो आंसर होंगे। ये द्विघात समीकरण है प्यारे बच्चों, क्योंकि x का पावर 2 है, तो द्विघात समीकरण के कितने आंसर होंगे, दो आंसर होंगे, ठीक है। रैखिक समीकरण का 1 आंसर होगा, त्रिघात समीकरण का 3 आंसर होगा। मतलब x का पावर जितना होगा उसके उतने हल, मूल, सॉल्यूशन या जीरोज होंगे। चलिए तो अब फर्स्ट का 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 का 3, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसको हल करना है, इसका मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। चलिए तो एक रफ कर लेते हैं बुआ। पहला पद में गुना कर लो तीसरा पद से। पहला पद है आपका बुआ √2x स्क्वायर और तीसरा पद है 5√2। चलो इसको गुना कर लो। जैसा कि जानते हैं √2 में √2 से गुना होने पर सीधा सीधी 2, तब 5 दूनी 10 हो गया एंड x स्क्वायर। अब आपको मध्य पद जो 7x है इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप लिख सकते हो 2x एंड 5x, क्योंकि 2x में 5x अगर जोड़ोगे तो 7x मिल जाएगा, और 2x में अगर 5x से गुना कर दो तब तो आपको 2 बचेगा 10x स्क्वायर मिल ही जाएगा, जो आपको यहाँ मिल ही चुका है। बस इतना ही सब बात तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो अब इसको हम सोल्व करके आपको प्यारे बच्चों तुरंत में बताते हैं। सॉल्यूशन पर रहिए। आपका प्रश्न है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अभी ये √2x स्क्वायर अपने जगह पर रहेगा, प्लस 7x को मैंने 2x प्लस 5x लिखने का काम किया है, तो 2x प्लस 5x लिख दूं, प्लस में 5√2 एंड इक्वल टू 0। इधर वाला तो रफ है, इसको ऐसे घेर देता हूं मैं। चलिए अब एक बात आपको मैं और बताना चाहता हूं, मैथ पढ़ने वाले बच्चे इसको जरूर जान ले। √2 में ना √2 से गुना होता है तो सीधा 2 होता है, √3 में √3 से गुना होगा तो सीधा 3 होगा। फॉर्मूला याद रखिए कि √x में √x से गुना होगा तो बताइए क्या होगा, सीधा x होगा। चलिए तो अभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे,
ये तो √2x² अपने जगह पर रहेगा। 2 को हम लिख सकते हैं ना बुआ √2 इंटू √2, क्योंकि इसका वैल्यू 2 हो जाता है। x अपने जगह पर प्लस 5x मैंने उतार दिया एंड 5√2 को भी मैंने उतारा ऊपर से, सेम टू सेम बराबर के बाद 0। चलो अब फटाफट कॉमन ले लो, कहानी खत्म। √2x² एंड √2 इंटू √2 इंटू x में से क्या कॉमन होगा? सीधा सीधी दिख रहा है, √2 यहाँ भी है यहाँ भी है, x² और x में से x कॉमन होगा। तो अब क्या बचा? इसमें x बच जाएगा प्लस √2 और x कॉमन हो गया तो एगो √2 बच गया एंड 5x और 5√2 में क्या कॉमन होगा? सोच लो, 5x और 5√2 में सीधा सीधी दिख रहा है कि 5 कॉमन है, तो इसमें x बच गया है प्लस इसमें √2 बच गया है इक्वल टू 0। अब टोटल में से कॉमन लेना है तो x प्लस √2 यहाँ भी है और x प्लस √2 यहाँ भी है। तो चलो भैया x प्लस √2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचता है √2x प्लस यहाँ पे बचता है 5 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो कंडीशन है यहाँ, जब x प्लस √2 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू, ये प्लस √2 उधर में गया तो माइनस √2, एक आंसर ये हो गया। जब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है कि √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये रफ है इधर। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं, √2x इक्वल टू प्लस 5 उधर जाकर -5 हो जाएगा एंड x के पीछे ये √2 गुना में है तो बराबर के बाद बाटा के नीचे चला जाएगा, तब -5/√2। इस तरह से बुआ x का जो वैल्यू हुआ वो हुआ माइनस में √2 कॉमा माइनस में 5/√2। यही है आंसर आप लोगों का। चलिए अब हम फर्स्ट का थर्ड तो हो गया, ये फोर्थ नंबर में लेते हैं। फर्स्ट का 4 देखते हैं। 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ये बाटा खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? अभी 8 से दोनों पक्षों में गुना करते हैं। 8 से दोनों पक्षों में गुना करने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, गुना करने पर बोलिएगा 8 से क्यों गुना किया जा रहा है? क्योंकि बाटा के नीचे ना यहाँ पर 8 है इसीलिए। अब क्या फायदा मिलेगा? 8 दूनी का 16x²। वाह, 8 में x से गुना होगा तो 8x और 8 से 1/8 में गुना होगा। देखिए करके दिखाते हैं, 8 से 1/8 में गुना होगा तो 8 से 8 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचा। 0 में अगर 8 से गुना करिएगा तो 0 ही होगा। तो चलिए अब बाटा फाटा खत्म हो गया बुआ। अब आपके पास बच गया है 16x² माइनस का 8x प्लस में 1 अब बराबर के बाद 0। अब इसको गुणनखंड विधि से सोल्व करना है तो बस रफ कर लो फटाफट, फर्स्ट इंटू थर्ड। तो 16x² में 1 से गुना कर लो तो 16x² मिल जाएगा। अब आया मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म कौन है? 8x माइनस का, तो -8x को तो हम लिख सकते हैं माइनस में 4x एंड माइनस में 4x, -4x मिलकर के आपका माइनस में 8x बना देगा। अब माइनस गुना माइनस प्लस में 16x² भी पूर जाएगा। चलिए तो फटाफट अब करके दिखाते हैं। 16x² मैंने यूं ही लिखा, -8x को तो मैं माइनस में 4x एंड माइनस में 4x लिख देता हूं, प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब 16x² और 4x में कॉमन लेना है तो 4x कॉमन हो जाएगा। 16 में 4 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा, काहे कि 4 चौक 16। x² में x कॉमन लेंगे तो x बचेगा और 4x में 4x कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा। चलो अब -4x प्लस 1 में कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन तो हो ही जाएगा, तो -1 कॉमन ले लिए तो -4x है वो +4x हो गया एंड +1 है वो -1 हो गया इक्वल टू 0। चलो अब टोटल में से कॉमन लेना है, तो टोटल में से तो 4x - 1 कॉमन दिख रहा है तो आप ले लो 4x - 1 टोटल में से कॉमन। यहाँ पे भी बच गया है 4x - 1 इक्वल टू क्या? 0। अब आपके पास दो कंडीशन है, जब 4x - 1 इक्वल टू 0 तो 4x क्या हो जाएगा? ये -1 बराबर के बाद +1 होगा एंड x के पीछे ये 4 गुना में है तो बराबर के बाद कहाँ जाएगा? बाटा के नीचे, तो x का वैल्यू 1/4 हुआ। इधर से जब 4x - 1 इक्वल टू 0
तो प्यारे बच्चों यहाँ भी वही बात, -1 का +1 एंड x इक्वल टू 1/4। इस तरह से आपका दोनों आंसर सेम ही आया, x का मान 1/4 1/4। कभी कभी द्विघात समीकरण में क्या होगा कि दोनों आंसर सेम ही आएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए बउआ, आशा है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फर्स्ट का 5 100x² - 20x + 1 = 0, इसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल करना चाहते हैं। तो फिर से वही बात, कौन बात, फर्स्ट इंटू थर्ड, बस इतना ही ट्रिक है। 100x² में आपको ना 1 से गुना करना है, तो 1 से गुना करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं स्टूडेंट्स, 100x² रहेगा। अब मध्य पद में आपका कौन है, मध्य पद में कौन है आपका बुआ, माइनस में 20x, देख लो ये मध्य पद है बीच में, माइनस में 20x, तो इसको दो भागों में तोड़ देना है। तो तोड़ दो ना, तोड़ना है तो तोड़िए दो, -10x और -10x मिलकर -20x हो जाएगा, है ना। अब -10x में -10x से गुना करोगे, -10x में -10x से, तो माइनस माइनस प्लस 10 दहाई 100 एंड x गुना x², बस 100x² यहाँ पुराना था, हम पुरा दिए। बस छोटा सा बात को दिमाग में रखिए और बना लीजिए, आराम से सॉल्यूशन कर लीजिए। आपका प्रश्न है 100x² - 20x + 1 = 0। तो यहाँ पे 100x² अपने स्थान पे बना हुआ रहेगा, मध्य पद है -20x, इसको माइनस में 10x लिख दीजिए एंड प्लस में 1 = 0। अब 100x² और -10x दोनों में से 10x कॉमन हो जाएगा, तो 100 में 10 कॉमन लेंगे तो 10 बचेगा, x² में x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और 10x में 10x कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा। अब -10x + 1 में कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका 10x ही रह जाएगा, आई +1 था पहले से, तब -1 हो गया, क्योंकि माइनस गुना माइनस फिर से प्लस आ जाएगा। अब 10x - 1 टोटल में से कॉमन है, 10x - 1 टोटल में से कॉमन है, तो 10x - 1 ले लिए कॉमन, और इधर भी बच गया 10x और इधर भी बच गया -1 = 0। फिर से हमारे पास क्या है बुआ, दो कंडीशन है कि जब 10x - 1 0 के बराबर होगा, उस स्थिति में 10x - 1 है तो +1 के बराबर होगा, एंड x के पीछे 10 गुना में है, बराबर के बाद बटा में आ जाएगा 1/10। उसी तरह से जब 10x - 1 = 0 होगा, तो सेम बात, -1 का +1 एंड x = 1/10। इस तरह से आपका आंसर हो गया x का वैल्यू 1/10, 1/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। उदाहरण 1, प्रश्न ने बोला है कि उदाहरण 1 में दिया गया जो समस्या है ना, उसको हल करना है। तो चलिए, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे मतलब शीशा का गोली, जो बचपन में खेला करते हैं बच्चे लोग, है ना। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। चलिए भाई, बहुत अच्छा सवाल है। आरंभ में मतलब खोने से पहले, कंचों को खोने से पहले, तो जॉन के पास, मान लीजिए, माना जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या x, क्या मान लिया स्टूडेंट्स, x मान लिया। इसीलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या, सोचो कितना होगा, दोनों मिलाकर 45 है ना, तो मैं यहाँ पर 45 - x लिख दे रहा हूँ। कहिएगा सर नहीं समझे, अच्छा मैं समझाता हूँ ना, घबराने की क्या बात है, दोनों को मिलाना है। जॉन के पास x कंचे, जीवंती के पास 45 - x। अब कहता है कि कुल मिलाकर मतलब दोनों को जोड़ना होगा, तो जोड़िए ना, x में 45 - x को जोड़िए, तो +- x कट के आपके पास 45 बचेगा।
तो हो गया ना 45 कंचे। इसका मतलब माना हुआ बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब इनका भी भुतला जाता है, इनका भी भुतला जाता है। देहाती शब्द है भुतला जाता है, ऐसे मतलब है खो जाता है। तो अब मैं लिखता हूं 5 कंचे 5 कंचे खोने के बाद 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितना बचेगा, जल्दी बोलिए। जॉन के पास, जॉन के पास, अरे भैया जॉन के पास x गो कंचा है, उसमें से 5 कंचा उसका भुतला गया, खो गया, तो जॉन के पास x माइनस 5 कंचे बचेंगे, कंचे होंगे, कंचे होंगे। चलिए ये समझे आप लोग। अब 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास, दोनों दोस्त 5-5 खो देते हैं ना, तो जीवंती के पास, तो जीवंती के पास 45 माइनस x था, अब 45 माइनस x इसमें से भी 5 घट जाएगा, कंचे होंगे। अब दोनों का गुणनफल कितना है प्रश्न में, अब जो शेष बचता है उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो अब हम लिखेंगे प्रश्न से, कैसे बुआ, प्रश्न से। चलिए प्रश्न से, तो जॉन के पास x माइनस 5 कंचे बच गए हैं, गुणनफल है तो गुणा का चिन्ह दीजिए। जीवंती के पास 45 माइनस x माइनस 5, तो 45 में 5 घटेगा, तो सिंपल बात 40 माइनस x कंचे बच गए। और दोनों का गुणनफल कितना प्रश्न कह रहा है, 124। अब इसके बाद तो आप चाहेंगे तो खुद भी इसको हल कर सकते हैं, बट हम इसको बना देंगे पूरा। x गुना 40 तो 40x, x गुना x तो x स्क्वायर, माइनस में माइनस 5 गुना प्लस 40, तो माइनस प्लस माइनस 40 पचे 200, एंड माइनस माइनस प्लस 5x, ये रहा बराबर 124। ठीक है बउआ, चलिए आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। 40 गो x में 5 गो x जोड़िएगा तो वेरी सिंपल 45 गो x, माइनस x स्क्वायर अपने जगह पर रहेगा, एंड माइनस में 200 अपने जगह पर रहेगा। बराबर के बाद कितना है बुआ, 124, 144। अब इन तीनों को बराबर के बाद लेकर चल जाइए, तो यहाँ 0 बच जाएगा, एंड ये माइनस x स्क्वायर बराबर के बाद गया तो प्लस x स्क्वायर, एंड ये प्लस 45x है, ये प्लस 45x उधर में गया तो माइनस में 45x, एंड माइनस 200 उधर में गया तो प्लस में 200, और प्लस में तो 124 पहले से ही था। चलिए 0 बराबर x स्क्वायर मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब माइनस 45x भी अपने जगह पर रहेगा, एंड 200 में 124 जोड़ दिया तो हो गया 324। अब इसको एक द्विघात समीकरण है, इसको सोल्व करिएगा तो x के 2 मान मिलेंगे। इसको गुणनखंड विधि से हल करना है तो हम लोग मध्य पद यानी माइनस में जो 45x है इसको 2 भागों में क्या करेंगे, तोड़ देंगे, एक नियम से, ऐसे वैसे ना, एक नियम से। तो माइनस 45 को आप लिख सकते हो बुआ माइनस में 9x और माइनस में 36x, ठीक है। माइनस 9 और माइनस 36 मिल के माइनस 45x हो जाएगा, और माइनस गुना माइनस प्लस 36 9 324 होता है, गुना करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, प्लस 324। चलिए फटाफट अब कॉमन लीजिए, अब कहानी खत्म है इस क्वेश्चन का। x स्क्वायर और 9x में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 बचेगा, एंड माइनस 36x और प्लस 324 में से माइनस 36 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x माइनस 9 बचेगा। 36 में 9 से गुना करिएगा तो 324 आपको प्राप्त होने वाला है। 0 बराबर, अब x माइनस 9 दो जगह है तो कॉमन ले लीजिए। अब इधर x छूट रहा है, इधर माइनस में 36 छूट रहा है, इसीलिए
इसीलिए प्यारे बच्चों ये -9 उधर +9 हो जाएगा, ये -36 उधर +36 होगा। तो x के 2 मान मिलेंगे 9 तथा 36। ठीक है, 9 तथा 36। यानी अगर आप ये मानते हैं कि जॉन के पास 9 गो है तो जीवंती के पास 36 गो। अगर आप ये मानते हैं कि जॉन के पास 36 गो तो जीवंती के पास 9 गो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मान रख देते हैं इधर में। आइए, आपने जॉन के पास x कंचा माना था, इसीलिए जॉन के पास x कंचे और x का वैल्यू आ चुका है यहाँ पर 9। तो जॉन के पास 9 कंचे तथा जीवंती के लिए क्या माने थे देख लीजिए भैया। जीवंती के लिए 45 - x लिखे थे, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 45 - x का वैल्यू 9 है, यानी कि 36। तो यही आंसर हो गया आप लोगों का। ठीक है, ये था उदाहरण नंबर 1 का फर्स्ट। एक क्वेश्चन अभी और है, उसको भी हम लोग देखेंगे अभी। चलिए उदाहरण 2, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मतलब बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे कि उस दिन कितना खिलौना बना था। माना उस दिन x खिलौने बने थे, माना उस दिन x खिलौने बने थे भैया। x खिलौने, माना उस दिन x खिलौने बने थे। ओके, ये तो हो गया। अब x खिलौना बना था, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। समझ गए? प्रत्येक खिलौने, प्रत्येक माने एक, तो इसीलिए एक खिलौने की लागत, भाई खिलौने बनाने में तो खर्च आएगा कंपनी का, फिर बिकेगा तो पैसा आएगा ना। तो एक खिलौने की लागत, तो एक खिलौने की जो लागत है वह 55 में से, तो यहाँ 55 लिखिए, 55 में से एक दिन में जितना निर्माण किए हैं उसको घटाने से प्राप्त होता है। तो एक दिन में तो x खिलौना बना है, तो इसमें से x घटा दीजिए। ठीक है, एक खिलौने की लागत इतना हो गया। चलिए अब कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। तो आइए प्रश्न से, जिस दिन x खिलौने बने थे उस दिन का खर्चा 750 रुपया था। अब हमें बताना है कै गो खिलौना बना था। तो अब सोचो x गो खिलौना है, एक खिलौना का दाम यानी खर्चा इतना आ रहा है, तो कुल खर्चा कैसे निकलेगा? x में 55 - x से गुना कर दीजिए। फिर सुनो, x गो खिलौना बना, एक खिलौना बनाने में 55 - x खर्चा लगता है एगो, तो जितना खिलौना बना है उससे इसमें गुना कर दीजिए तो कुल खर्चा निकल जाएगा, कुल निर्माण लागत निकल जाएगा जो कि 750 है। तो मैं लिखूंगा प्रश्न से x गुना 55 - x बराबर 750। चलिए अब इसको सरल आप भी कर सकते हैं और हल करके x का मान निकाल सकते हैं, बड़ा आसान है। x गुना 55 तो 55x माइनस x गुना x तो x स्क्वायर बराबर 750। ठीक है स्टूडेंट्स, 750। अब क्या करोगे, यहाँ पे 0 लिख दो, ये -x स्क्वायर बराबर के बाद गया तो +x स्क्वायर, प्लस 55 बराबर के बाद गया तो -55x, एंड प्लस में 750 तो यहाँ है ही है। अब यह एक द्विघात समीकरण है, इसको आप गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए। इसके लिए बीचला पद को यानी मध्य पद को 2 भागों में आपको तोड़ना होगा। आप सोचिए कि -55x को हम कैसे लिखें कि इसको जोड़ने घटाने पर -55 पुर जाए और गुना करने पर प्लस में 750x स्क्वायर पुर जाए। तो मैं समझता हूं
कि -55 को ऐसे लिखा जाए माइनस में 30x और माइनस में 25x। जरा सोचिए 30 20 50 5 55 आ जाएगा। अब 25 दिए 75 पड़ेगा 0/750 और प्लस में 750 यहाँ पर है, नो प्रॉब्लम। आइए आगे 0 इक्वल टू, अब इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर बच गया बुआ x माइनस 30 एंड इन दोनों में से माइनस में 25 कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा x माइनस फिर से 30। अब दोनों में से x माइनस 30 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बच जाएगा x माइनस 30 इंटू x माइनस 25। तो इस तरह से आपका x का जो वैल्यू आएगा, इस तरह से x का जो वैल्यू आएगा वह 30 या 25 होगा। ठीक है, यानी उस दिन या तो 30 खिलौने बने थे या फिर 25 खिलौने बने थे। तो यही हो गया आप लोगों का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। चलिए हमें दो संख्या निकालना है जिनको जोड़ने पर 27 पूर्णा चाहिए और गुना करने पर 182 पूर्णा चाहिए। चलिए तो फटाफट इसका सॉल्यूशन मैं दिखाता हूं। माना प्रथम संख्या x है स्टूडेंट्स, प्रथम संख्या हमने माना x। जी हाँ, प्रथम संख्या हमने माना x, इसीलिए ना दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या जो होगी वो क्या होगी 27 माइनस x। बोलिएगा कि भाई ये 27 माइनस x कैसे हो गया। चलिए मैं इधर रफ में आपको समझाता हूं। कह रहा है कि दो संख्या ऐसा ज्ञात करना है जिनको जोग, ये जोग माने जोड़ना होता है, जोड़ने पे 27 आना चाहिए। देखिए अभी आप x में जोड़ के देखिए 27 माइनस x, ये प्लस x माइनस x कट जाएगा और 27 बच जाएगा। तो हम मान सकते हैं पहला संख्या x और दूसरा 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का योगफल कितना पूर रहा है 27 पूर रहा है। बातें क्लियर हो गई। अब प्रश्न से चलेंगे हम लोग, प्रश्न से। अब प्रश्न में दूसरी जो शर्त है वो ये है कि दोनों का गुणनफल 182 है। तो भैया चलिए पहला x गुना दूसरा 27 माइनस x बराबर 182। अब x में 27 से गुना करोगे बुआ तो 27x, x में x से गुना करोगे तो x स्क्वायर बराबर 182। चलिए इधर 0 लिख देते हैं, बराबर के पहले क्या लिख देते हैं 0। क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों पद हम बराबर के बाद ले जाएंगे। तो ये माइनस का x स्क्वायर बराबर के बाद गया तो प्लस में x स्क्वायर, प्लस में 27x उधर में गया तो माइनस में 27x और 182 तो पहले से ही प्लस में था। अब यह एक द्विघात समीकरण हो गया प्यारे बच्चों। अब इसको ना फटाफट गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। तो चलिए माइनस 27 को हम इस तरह से दो भाग में तोड़ेंगे, माइनस 27 को इस तरह से हम दो भाग में तोड़ेंगे कि हमें जोड़ घटाव करने पर माइनस 27 मिले और गुना करने पर 182 मिले। तो आप सोचो जरा क्या करोगे भाई कि माइनस 27 भी पूर्णा चाहिए और हमें गुना करने पर 182 भी पूर्णा चाहिए। तो मैं 27 को लिख देता हूं माइनस में 13x और माइनस में 14x। माइनस माइनस प्लस होता है तो 13 में 14 जोड़िएगा तो माइनस में 27 आ जाएगा। माइनस में 13 माइनस में 14 मिलकर माइनस में 27 आ जाएगा। और गुना करके चेक कर लो भाई, गुना करके चेक कर लो। आप अगर -13 में, अगर आप -13 में अगर गुना करो -14 से तो माइनस माइनस तो पहले ही प्लस हो जाएगा। और 14 में 13 से गुना करोगे तो देखो 13 गुना 14 को लिख सकते हैं ना 10 + 4 लिख ही सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको घेर दीजिए इधर से। 13 दहाई बउआ 130 एंड प्लस 13 चौका 52। अब जरा जोड़ दो 130 में 52 तो 182 आ गया। तो यही तो शर्त था। तो आशा है कि बातें क्लियर हो गई हैं। चलो तो 0 बराबर, अब x स्क्वायर और 13x में से x कॉमन होगा
तो x माइनस 13 बचेगा, माइनस 14 कॉमन ले लो तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पे माइनस में 13 बचेगा। चलो 0 इक्वल टू, अब x माइनस 13 दोनों में से कॉमन ले लो तो x माइनस 14 इधर बच जाएगा आपका। चलो जब यहाँ से कंडीशन ले लो, जब x माइनस 13 बराबर 0 होगा, जब x माइनस 13 बराबर 0 होगा तो x बराबर ई माइनस 13 उधर जाकर प्लस 13 हो जाएगा। चलिए x का मान 13 निकल गया। जब x माइनस 14 बराबर 0 होगा तो x बराबर ई माइनस 14 का प्लस 14 हो जाएगा। इस तरह से आपने पहला संख्या क्या माना था, x माना था, आपने पहला संख्या x माना था पहला संख्या, और दूसरा संख्या 27 माइनस x माना था। तो चलिए लिख दीजिए प्रथम संख्या x। अब x का वैल्यू अगर आप 13 रखते हैं तो दूसरी संख्या आपको मिल जाएगी। दूसरी संख्या आपने क्या माना हुआ है, 27 माइनस x का वैल्यू आप 13 लेकर चल रहे हो तो फिर तो 27 में से 13 घटा लो तो 7 में से 3 घट के 4 यानी 14 मिल जाएगा। तो फिर आपका ये आंसर हो गया 13, 14। अगर आप x का ये वाला मान लीजिएगा, अगर x का मान आप अथवा अगर प्रथम संख्या 14 लीजिएगा आप तो भी ले सकते हैं। प्रथम संख्या x माने थे और x का वैल्यू 14 भी आया, तो अगर x का मान आप 14 लीजिएगा तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जरा सोचो। दूसरी संख्या तो आप 27 माइनस x माने हैं, इस बार तो x का वैल्यू 14 है तो फिर 27 में से 14 घटेगा तो इस बार 13 आ जाएगा। तो यानी ये भी आंसर हो सकता है, यानी कि आपका दो संख्या 13, 14 भी हो सकता है, 13 तथा 14 भी हो सकता है, 14 तथा 13 भी हो सकता है। अब इसको ना प्रूफ कर लेना कि आंसर सही है या गलत है। कह रहा है कि दो संख्या ऐसा बताइए, आपका प्रश्न कह रहा है, जरा देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जोड़ने पर 27 आ जाए भैया और गुना करने पर 182 आ जाए। तो जोड़ के देख लो, पहले जोड़ के देख लो, 13 में 14 जोड़ के देख लो कितना आ रहा है, 4 3 7 1 1 2 27 आ गया, सही है। और गुना करके देख लो, 13 में 14 से आप गुना करोगे तो 182 ही मिलेगा, यानी दोनों शर्त मंजूर है, इसका मतलब आंसर इज करेक्ट। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 4 में स्वागत है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। चलिए दो क्रमागत, देखिए क्रमागत का मतलब होता है लगातार, ठीक है, कंसेक्यूटिव अंग्रेजी होता है इसका, और जो भी संख्या है वो धनात्मक होना चाहिए, मतलब माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए। और पूर्णांक, हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए दूगो लगातार में, उनका स्क्वायर करके जोड़ने पर 365 प्राप्त होना चाहिए। चलिए तो इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। क्रमागत है तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, सबसे पहले हम लोग दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानते हैं बुआ साहब, ठीक है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक को अगर मैं x मानूंगा तो दूसरा क्या मानूंगा, x प्लस 1 मानूंगा, ठीक है। कहिएगा सर कैसे x और x प्लस 1, इधर समझ लीजिए। देखिए 20 और 21 दोनों लगातार पूर्णांक है कि नहीं, तो 20 के बाद 21 कैसे प्राप्त होता है, अगर 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 मिल जाएगा, और 20 और 21 लगातार है, यानी किसी भी संख्या में जब आप 1 जोड़िएगा तो निश्चित है कि उसके बाद वाला संख्या आपको प्राप्त होगा। तो x के बाद वाला संख्या प्राप्त करने के लिए x में 1 जोड़ना होगा। अब x और x प्लस 1 दोनों लगातार हो गया। चलिए तो इस तरह से दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मैंने x और x प्लस 1 मान लिया। अब प्रश्न में कहता है क्या, जिनके वर्गों का योगफल 365 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे, क्योंकि योग लिखा हुआ है, जोड़ेंगे और योगफल किसके बराबर है, 365। तो चलिए अब हम प्रश्न से इसको लिखते हैं।
प्रश्न से इसको हम लिखते हैं बुआ। तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर वर्गों का योगफल कितना, तो 365। ये 365 आपके प्रश्न में ही आया है। अब इस द्विघात समीकरण को आप हल कर दीजिए, इतना तो आप भी कर सकते हो। ये x स्क्वायर लिख दो चुपचाप प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x हो जाएगा, और प्लस b स्क्वायर, b के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और प्लस 365 पहले आएगा तो माइनस 365, अब बराबर के बाद कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दो। चलो अब एगो x स्क्वायर में एगो x स्क्वायर जोड़ दो तो हो जाएगा कुल मिलाकर 2 x स्क्वायर, और यहाँ पे बीच में प्लस 2x अपने जगह पर है, 1 में 365 घटेगा, 1 में 365 तो माइनस में 364। माइनस क्यों लगा, छोटा संख्या में बड़ा संख्या घट रहा है इसलिए, बराबर के बाद 0। 2 तीनों में से कॉमन ले लीजिए बुआ, तो इसमें बच जाएगा x स्क्वायर, इसमें बच जाएगा 2x में x 2 कॉमन लिए तो, 364 में से 2 कॉमन लिए तो आपका 182 बच गया, एंड बराबर के बाद 0। अब ये 2 गुना में है तो चला जाएगा बटा के नीचे, तो आपके पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये 0 के बाद में 2 गया और ये खत्म हो गया। चलिए, तो यहाँ आपको एक द्विघात समीकरण मिल चुका है, अब इसको सोल्व करना है गुणनखंड विधि से। तो हमें ना x को 2 भागों में बांटना है, हमें x को क्या करना है, 2 भागों में बांटना है, ताकि उसको जोड़ने घटाने पर x मिले और गुना करने पर माइनस में 182 x स्क्वायर मिले। तो हम समझते हैं कि इसको हम एगो x के चलते ऐसा लिख दीजिए, प्लस में 14x और माइनस में 13x। अगर 14 को x में 13 को x घटाइएगा तो प्लस में एगो x आ जाएगा, और 14x में माइनस 13x से गुना करिएगा तो माइनस में 182 x स्क्वायर मिल जाएगा। तो यही है आपका मध्य पद का 2 भाग, 2 खंड 2 टुकड़े। चलिए, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। x स्क्वायर, एगो x को लिखिए ऐसा, प्लस में 14x एंड माइनस में 13x, ठीक है। 14 में 13 घटेगा तो प्लस में x आएगा, और माइनस में 182 इक्वल टू 0, ठीक है बुआ। अब क्या करोगे, x स्क्वायर 14x में से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो x स्क्वायर में x कॉमन ले लोगे तो x बच जाएगा, और 14x में से x कॉमन ले लोगे तो 14 बच जाएगा। अब माइनस 13x और माइनस 182 में से क्या कॉमन होगा, तो माइनस में 13 कॉमन होगा, तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ प्लस में 14 बच जाएगा, एंड बराबर के बाद क्या, तो 0। अब x प्लस 14 दोनों में से कॉमन ले लो, एंड इधर x बच रहा है, इधर माइनस 13 बच रहा है यहाँ पे, और इक्वल टू कितना, 0। जब कंडीशन लेकर चलो, जब x प्लस 14 0 के बराबर होगा, दिस मीन्स x प्लस 14 उधर गया तो माइनस 14, लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे क्या बुआ, अमान्य। क्या लिखेंगे बुआ सा, अमान्य। मतलब ये आंसर को हम लोग मंजूरी नहीं देंगे, मतलब ये गलत आंसर है। कहिएगा सर क्यों गलत है, देखिए कारण बताते हैं, जरा क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए भैया, यानी माइनस में आंसर नहीं चाहिए तो धनात्मक चाहिए, तो ऋणात्मक कहां से लोगे। अब समझ में आया अमान्य का कारण। चलो अब सेकंड कंडीशन है, जब x माइनस 13, जब x माइनस 13 बराबर 0, जब x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 13 का प्लस 13 हो गया। ये तो प्लस में है, 13 तो प्लस में है ना भैया, तो चलिए इसको तो मंजूरी मिलेगी, x का वैल्यू 13 हो गया। तो अब आपने 2 संख्या क्या माना था, जरा सोचो, आपने 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माना था, x और x प्लस 1, और x का वैल्यू है 13। तो बस अब लिख दो, इसीलिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो उसको आपने माना था x तथा x प्लस 1, आपने ऐसा माना था, x का वैल्यू आया है 13, तो यहाँ 13 डालिए, यहाँ 13 डालिए, तो 13 रह जाएगा, और 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये 13 रह गया, तथा 13 प्लस 1, यहाँ पर 13 प्लस 1 तो 14 हो गया, यानी यही आंसर हो गया आपका 13 तथा 14। अब इसका टेस्ट करके देख लो भैया कि मैथ सही बना कि गलत बना। तो प्रश्न में कह रहा है कि आपको 2 धनात्मक पूर्णांक चाहिए लगातार में, जिनके वर्गों का जोड़फल 365 हो। चेक करते हैं कि वर्ग करके जोड़ने पर 365 होता है कि नहीं होता है। तो पहले तो 13 का वर्ग करो भैया,
तो 13 गुना 13 169 होता है। अब दूसरी संख्या 14 निकली है, अभी 14 निकली है, देख ली। तो 14 का स्क्वायर ये होता है 196। अब जोड़िए, जोड़ दीजिए, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 9 6 15 का 16 का 6 हासिल 1, 1 1 2 1 3। देखिए भैया 365 आ चुका है, और प्रश्न में भी ऐसा ही बोला गया है कि वर्गों का जोगफल 365 होना चाहिए, और 365 हो चुका है। इसका मतलब मैथ इज करेक्ट, मैथ इज करेक्ट, किसी एंगल से ये गलत नहीं है। चलिए तो अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 नंबर के रूप में ये अक्सर पूछ देता है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करो, एक समकोण त्रिभुज बना लो। मैथ्स में जहाँ भी अगर फिगर की ज़रूरत हो तो फिगर जरूर खींचना चाहिए। समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री मैंने बना दिया है। इसका कुछ नाम रख दो भैया, ABC। ठीक बुआ साहब, ABC समकोण त्रिभुज हो गया। अच्छा, अब कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है, ये जिसको लंब कहते हैं ना, यही ऊंचाई होता है। इसके आधार, यही वाला आधार है AB से 7 सेंटीमीटर कम है। 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो आप ना इस आधार को 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, और इसका ऊंचाई तो आधार से 7 कम है, तो आधार से 7 कम है तो ये कितना हो जाएगा, ये x - 7 हो जाएगा, x - 7 हो जाएगा। सोचो, फिर से सुनो, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने क्या किया, इसके आधार को 1 सेंटीमीटर मान लिया। तो ऊंचाई तो आधार से 7 कम है, तो इसमें 7 घटा दिए तो कम हो गया। और कर्ण होता है कहाँ, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा। ये जो BC दिख रहा है ना, ये BC आपका कर्ण है। BC क्या है बुआ, कर्ण है। और कर्ण का मान कितना दिया है, तो 13 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस पर में आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दीजिए कि माना ऊंचाई बराबर पहले तो आधार लिखना पड़ेगा। माना आधार बराबर 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x - 7 सेंटीमीटर। एंड कर्ण तो आपका ऑलरेडी कहा है कि कर्ण 13 सेंटीमीटर है। देख लीजिए, तो कर्ण तो 13 सेंटीमीटर है। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, ज्यामिति में आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े ही होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो बाद में पढ़ लेना। पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड थेल्स प्रमेय, ये दोनों प्रमेय 10th के बच्चा अच्छा से पढ़ ले। चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। यानी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी फार्मूला का मैथ्स में नाम है पाइथागोरस प्रमेय, इसी फार्मूला का नाम है। अब क्या करना है, वैल्यू बैठाना है स्टूडेंट्स। कर्ण बराबर देखिए यहाँ पर 13 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर 13 डाल दीजिए, कर्ण का वैल्यू 13, स्क्वायर दे दीजिए, बराबर लंब मतलब ऊंचाई x - 7 है, तो यहाँ x - 7 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार, आपने आधार x माना है तो फिर यहाँ x का स्क्वायर कर दीजिए। 13 का स्क्वायर 169 होगा, 13 गुना 13, a - b का होल स्क्वायर पर इसको तोड़िएगा तो a का स्क्वायर -2ab यानी 7 दूना 14x, प्लस b स्क्वायर, तो b है 7, तो स्क्वायर करोगे तो 49, यहाँ तो x स्क्वायर पहले से मौजूद है ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे 169 मैंने लिखा, एंड बराबर के बाद एगो x स्क्वायर में एगो x स्क्वायर जोड़िएगा तो कुल मिलाकर हो जाएगा 2 x स्क्वायर, एंड माइनस में 14x अपना जगह पर है, एंड प्लस में 49 भी अपने जगह पर बना हुआ है। चलिए अब क्या करना है, ये प्लस 169 को बराबर के बाद ले चलिए, इधर 0 हो जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर मैंने लिखा, ठीक है, माइनस में 14x लिखा, एंड ये प्लस का 49 है, 169 उधर गया तो माइनस में 169 हो गया है।
अब क्या करोगे, ये तो 0 ही रहेगा, बराबर 2x² आप लिख दो एंड -14x भी लिख दो। 49 में 169 घटा लो, तो छोटा संख्या में बड़ा संख्या घट रहा है तो माइनस में आंसर होगा पक्का। अब घटा लो 9 में से 9 तो 0, 6 में से 4 तो 2 एंड यहाँ पर 1, यानी 49 में से 169 घटेगा हुआ तो माइनस में 120 होगा। अब 2x² 14x और 120 में से आप 2 कॉमन आराम से चुरा सकते हैं, तो चुरा लो ना, 2 कॉमन हो गया तीनों में से, तो बच गया इसमें x², 14 में से 2 कॉमन होगा तो 7, यहाँ 7x, 120 में से 2 कॉमन होगा तो 60, ठीक ठाक ये 60 है बुआ। एंड 2 इधर गुना में है तो इधर तो बटा में आएगा, किसके बटा में आएगा तो 0 के बटा में आएगा, लहक जाएगा, एकदम जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। 0 के बटा में 2 गया, मर गया। बराबर के बाद बचा x² -7x -60। अब यह एक द्विघात समीकरण है, इसको हल कर लो, x का मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा से आपका आधार हो जाएगा, उसमें 7 घटा देना, ऊंचाई हो जाएगा। चलो तो इसको अब सीधा करके लिख लो, x² माइनस का 7x -60 = 0। अब -7x को 2 भागों में तोड़ना है, ऐसा कि हमें जोड़ घटाव करने पर -7x मिले और गुना करने पर माइनस में 60x² मिल जाए। शुरू गुना लास्ट माइनस में 60x² आ रहा है। चलिए 12 25 60, चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं -7x के चलते प्लस में 5x एंड माइनस में 12x। चूंकि 5 में से 12 घटेगा तो -7 आएगा, चूंकि छोटा संख्या में बड़ा संख्या घटेगा तो माइनस में आंसर, एंड गुना करो तो 12 25 60 आ जाएगा माइनस में, और ये -60 का -60 = 0। चलो अब x² और 5x में से x कॉमन ले लो, तो आपका बचेगा x + 5 एंड -12x और -60 में से -12 कॉमन ले लो, तो बचेगा x + 60 = 0। अब x प्लस कहाँ गलती हो गया भैया, ओ सॉरी 12 कॉमन लिया 60 में से, तो 60 थोड़े बचेगा, 12 25 60 बचेगा। माफ़ी चाहेंगे बुआ, कभी कभी मिस्टेक भी होता है भाई, गर्मी भी बहुत लग रहा है। 5, चलो अब x + 5 इन दोनों जगहों से आप कॉमन ले लो, तो ले लो ना, देर किस बात की है भैया, x + 5 ले लो कॉमन, तो यहाँ x छूट रहा है, इसमें x, ये x, यहाँ पे माइनस में 12 = 0। ठीक बुआ, अब क्या करोगे, अब हमारे पास 2 कंडीशन होगा। जब मैं ऐसा लिखूंगा कि x + 5 = 0, तो क्या होगा, जब मैं लिखूंगा x + 5 = 0, इसका मतलब x बराबर e + 5, उधर गया तो -5, और x क्या है तो किसी त्रिभुज का भुजा है, भुजा कभी भी माइनस में नहीं होगा, 0 तो हो ही नहीं सकता है, माइनस में होने का तो सवाल पैदा तक नहीं होता है। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ अमान्य, अंग्रेजी मीडियम में नेग्लेक्टिंग, ये अमान्य हो गया, क्योंकि त्रिभुज का भुजा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। अब हमारे पास एक और कंडीशन है प्यारे बच्चों, जब दिखाता हूं मैं कंडीशन, ये देख लीजिए, x - 12 बराबर 0, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। अब चलो, तो जब x - 12 = 0, तो हो जाएगा x बराबर e - 12 बराबर के बाद जाके +12 हो जाएगा। तो x आपने क्या माना था, त्रिभुज का आधार, तो अब हो गया आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। आधार को तो आपने x माना था और x का वैल्यू 12 आ गया, तो 12 सेंटीमीटर का आधार हो गया। इसका जो ऊंचाई है वो तो x से 7 कम है, यानी 12 से 7 कम है, तो ऊंचाई आपका 12 - 7 हो जाएगा। तो ऊंचाई बराबर आपने x - 7 लिखा हुआ है, x - 7, x का वैल्यू आपने 12 सेलेक्ट किया है, तो फिर क्या करो, 12 में से 7 को घटा दो, तो 12 - 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि सवाल अच्छा से समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुना से 3 ज़्यादा है, अधिक है।
यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यानी हमको निकालना है निर्मित बर्तनों की संख्या, ठीक है, और प्रत्येक बर्तन की कीमत। तो हम मान लेते हैं कि उस दिन बने बर्तनों की संख्या, उस दिन बने बर्तनों की संख्या मान लेते हैं बउआ x। कै गो बर्तन बना बउआ? x गो बना, ठीक है। अब उसका बर्तन जो बना उसमें पहले तो कंपनी का लागत लगता है, बाद में बिकेगा तो लाभ मिलेगा, ठीक है ना। घाटा भी हो सकता है बिजनेस में, वो तो बाद की बात है भाई। हम बिजनेस करने आपके साथ तो आए नहीं हैं, यहाँ तो मैथ समझा देना मेरा काम है। तो उस दिन बने बर्तनों की संख्या 1 है। अब देखा क्या गया कि प्रत्येक नग यानी बर्तन की जो निर्माण लागत है, निर्माण करने में तो लागत आएगी कंपनी का ना, तो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुना से 3 ज़्यादा, माने x के दुगुना उससे भी 3 ज़्यादा। तो अब हम लिखने वाले हैं प्रत्येक बर्तन की कीमत, प्रत्येक बर्तन की कीमत, या लागत भी लिख सकते हैं। कीमत या लागत एक ही चीज होता है। तो बने बर्तन का जो संख्या है उसके दुगुना से 3 ज़्यादा, यानी x का दुगुना 2x, 3 ज़्यादा तो 2x + 3। अब पता किया गया कि कुल निर्माण लागत 90 रुपया था। कुल निर्माण लागत कैसे निकलेगा बताइए? आप लोग मैथ पढ़ते हैं, कुल निर्माण लागत कैसे निकलेगा प्रश्न से। अब आप सोचो, ये कलम है, इसका एक कलम का दाम है 4 रुपया, ऐसा 5 कलम चाहिए तो 5 को 20 रुपया ना खर्चा होगा, तो गुना कर देना है। तो उसी तरह से पूरा बर्तन बना है x गो, एक बर्तन का कीमत है इतना, हमें टोटल लागत कुल निर्माण लागत हमको निकालना है। तो लिखते हैं कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत। तो कुल निर्माण लागत जो है ये प्रश्न में तो 90 रुपया दे रखा है, लेकिन प्रश्न में निकलेगा कैसे? तो बर्तनों की संख्या में आप गुना कर दीजिए एक बर्तन की कीमत से, बराबर 90। ये समीकरण सेट हो गया। ये क्यों गुना किया गया, आई होप समझ में आपको आया होगा। देखिए इधर एक और एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए एक पेन, इसकी कीमत है 20 रुपया और ऐसा आपको 10 पेन खरीदनी है, तो कितना पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा? सिंपल है कि एक पेन का जो कीमत है या लागत है या कॉस्ट है, उसमें आप जितना पेन चाहिए उससे गुना कर दीजिए, यानी कि 20 दहाई 200 रुपया आप लेकर जाएंगे और 10 पेन खरीद कर लाएंगे। तो वही वाला बात हुआ ना, बर्तन बना x, एक बर्तन में खर्चा आ रहा है इतना, तो एक बर्तन का कीमत हमको मालूम है और टोटल बर्तन की संख्या मालूम है, उसको गुना कर देंगे तो लागत आ जाएगी। और लागत प्रश्न में दिया है 90 रुपया। अब तो मजा हो गया, x गुना 2x 2x², x गुना 3x और प्लस 90 इधर आएगा बुआ, तो -90 बराबर के बाद 0। अब इसको गुणनखंड विधि से हम लोगों को क्या करना है, तो हल कर लेना है। तो अब हम लोगों को सोचना है कि 3x को 2 भागों में कैसे तोड़े। 90 दूना 180 आ रहा है, तो गुना करने पर 180 पूर्णा चाहिए, जोड़ घटाव करने पर 3x पूर्णा चाहिए। तो 15 12, चलिए ध्यान दीजिए, 15 12 प्यारे बच्चों 2x²। 3x को आप ऐसे लिख सकते हैं 15x - 12x लिख सकते हैं। 15 को x में 12 को x घटेगा 3x, अब 15 दहाई 150, 15 दूना 30, 150 180 आ रहा है, अब माइनस में 90 बराबर के बाद तो 0 है ही। चलिए अब इसको कॉमन मान लीजिए, 2x² और 15x में क्या कॉमन लीजिएगा, तो x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचाइएगा, 2x + 15 बचाइएगा, बिल्कुल। एंड -12x - 90 में क्या कॉमन लीजिएगा, तो 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 के पढ़ा में तो 90 नहीं आ रहा है। चलिए तो 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लो, तो 6 दूना का 12x और 15 × 6 = 90, चलो = 0। अब क्या करोगे,
टोटल में से क्या कॉमन बन रहा है, 2x प्लस 15 यहाँ भी है, 2x प्लस 15 यहाँ भी है, तो आपने 2x प्लस 15 दोनों जगहों से कॉमन ले लो, तो इसमें x बच रहा है, इसमें -6 बच रहा है, बराबर के बाद 0। अब आपके पास दो कंडीशन है, जब 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर प्लस 15 का -15 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा बुआ, -15/2। यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे मालूम है, अमान्य। क्यों? क्योंकि हमने x क्या माना है प्यारे बच्चों, हम x माने हैं उस दिन बने बर्तनों की संख्या। तब बर्तन का संख्या माइनस में तो होगा नहीं, माइनस में बर्तन देखे हैं आप, अरे कुछ काम नहीं होगा तो 0 को बर्तन बनेगा, ठीक है, लेकिन माइनस में बर्तन बनने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। चलो, तो ये तो अमान हो गया। अब एक कंडीशन है x - 6 बराबर 0, तो उसको लेकर हम लोग चलेंगे। आइए इधर, जब x - 6 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 6, ये प्लस में आया, इसका मतलब है कि उस दिन उस कुटीर उद्योग में 6 गो बर्तन बना था। अब प्रत्येक बर्तन की लागत तो बस निकाल दीजिए, प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक बर्तन की लागत, तो प्रत्येक बर्तन की लागत हो गया बुआ, आपने माना है 2x प्लस 3, तो यहाँ पे लिख दो 2x प्लस 3 और इसमें x का मान पुट कर दो, 6 आया हुआ है, तो 2 और x का वैल्यू देखिए यहाँ पर 6 है बुआ, तो 6 डाल दो, प्लस में 3 दे दो, इक्वल टू 6 दूना कितना 12 और प्लस में 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा 15। कहने का मतलब बर्तन बना था 6 गो और एक बर्तन का खर्चा कितना आ रहा था 15 रुपया, कितना 15 रुपया। टेस्टिंग कर लो मैथ सही बना कि गलत। सोचो 6 गो बर्तन बना था, सोचो 6 गो बर्तन बना था, एगो बर्तन में 15 रुपया का लागत आ रहा था, तो 15 छक्का 90 रुपया पूरा खर्चा आया कि नहीं आया, और प्लस में 90 रुपया दिया है कि नहीं, देख लो यहाँ 90 रुपया, इसका मतलब मैथ इज करेक्ट। तो आई होप प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बस हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें एक ही वीडियो में आपका एक्सरसाइज को पूरा कवर करते हैं, आपको इधर उधर बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम जब भी अपलोड करते हैं थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट एक बार में एक एक्सरसाइज को ही हम फिनिश कर देते हैं, ताकि आपको मोबाइल पे बार बार इधर उधर सर्च करना नहीं पड़े और आपका कीमती टाइम बर्बाद ना हो। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपसे मैं आशा कर सकता हूँ कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा यूट्यूब का जो परिवार है एक बड़ा परिवार बने। और हम इसकी उम्मीद तो आपसे कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर हम आपकी सेवा करते हैं तो आपसे कुछ मांगने का भी हक रखते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों, और अपना ख्याल रखिए, अपने पढ़ाई का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट।